नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ इस नंबर पर कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। आपके जो भी सवाल आएंगे हम कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे तक इन सवालों के जवाब दिए जाए। एक बार फिर से नंबर आपके लिए दोहरा देता हूँ, 9136934065 और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। अखिलेश जैन हैं, फाउंडर हैं टेक्निकल IQ के, और अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटी और करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट्स के। तो वो दोनों आपके तो जवाब देंगे ही, साथ ही गोल्ड और सिल्वर का आगे क्या होने वाला है, किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की रह सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चिराग शेठ होंगे। प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस के, उनसे बातचीत होगी और एक पूरा ग्लोबल आउटलुक, डोमेस्टिक मार्केट का आउटलुक, गोल्ड पर समझेंगे, सिल्वर पे समझेंगे कि ये रैली जो सोने चांदी की चल रही है ये कब तक चलेगी, आपको इस रैली में क्या करना है, ये हम चिराग से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, गोल्ड के बारे में आपको बता दें कि कॉमिक्स पर गोल्ड नए शिखर के बेहद करीब है। आज $2660 के पार भी कॉमिक्स गोल्ड फ्यूचर्स का भाव निकल चुका है। वहीं MCX की अगर बात करें तो 74,500 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और रिकॉर्ड के बेहद करीब है, 74,731 रुपए। घरेलू बाजार का जो रिकॉर्ड है उसके बेहद करीब जाके लौटा है। हाई देखे तो 650 के आसपास ही है, तो किसी भी समय यहां पर भी नया रिकॉर्ड बन सकता है। क्यों बढ़ रहे दाम गोल्ड के, आपको बता दें तो जब से US फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हुई है और साथ ही वहां से संकेत मिला है कि इस साल 2 और कटौती यानी आधे % की और दरों में कटौती हो सकती है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही जो जिस तरह के तनाव हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, और साथ ही जो लेबनान पर इजरायली हमले से चिंता बढ़ी है, उसका फ़ायदा यहाँ पर गोल्ड को मिल रहा है। और 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला सोमवार को इजराइल की तरफ से लेबनान पर किया गया, हिजबुल्लाह पर किया गया, उसका यहाँ पर साफ तौर से असर दिख रहा है। सेफ हेवन बाइंग भी यहाँ पर हो रही है। तो ये कुछ खबर है। चलिए अब चलते हैं चिराग शेठ के पास, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। शुक्रिया चिराग जी, आपने वक्त निकाला। क्या लग रहा है सर, ये रैली जो गोल्ड की दिख रही है ये कब तक चलेगी? देखिए मुकुंद जी, अब ऐसा है कि गोल्ड का आप समझ लीजिए पिछले 2 महीने से फोकस था कि फेड क्या करेगा, और अब क्योंकि फेड की मीटिंग हो चुकी है, अब फोकस फिर से शिफ्ट हो गया है जियोपॉलिटिक्स की तरफ। और जैसे आपने कहा कि अपने ओपनिंग कमेंट में कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वापस गर्मा गई है, इजराइल का एक नया फ्रंट खुल गया है लेबनान की तरफ। तो जब तक ये सारी चीजें गरमाई रहेगी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गरमाई रहेगी, फेड का ये मानना है लोगों की कि फेड शायद और अराउंड 100 to 125 बेसिस पॉइंट इस पूरे एक साल में कट कर सकता है। जब तक ये फैक्टर्स रहेंगे तब तक गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी। हमारा मानना है कि शायद फर्स्ट क्वार्टर 2025 तक आपको गोल्ड 2700 से $2750 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। अगले साल जो कैलेंडर ईयर है 2025 का, उसकी पहली तिमाही में 2700 से 2750 के बीच में गोल्ड ट्रेड कर सकता है। उसके बीच में क्या कुछ खरीदारी के लिए नीचे मौका मिलेगा क्या? क्योंकि एक तो वेडिंग सीजन से पहले लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं, साथ ही त्योहारी खरीदारी भी करेंगे, तो कहां लग रहा है कि नीचे में कहां पर मौका मिलेगा घरेलू मार्केट के भाव के हिसाब से बात करें तो? अब देखिए, करेक्शन अगर आना है तो 2 चीजों की वजह से करेक्शन आ सकता है। देखिए, हमारा मानना है कि वोलेटिलिटी जरूर बरकरार रहेगी, आपको शायद $10-20 के फॉल्स इधर उधर देखने को जरूर मिल सकते हैं। बट अगर हम बड़े करेक्शन की बात करें कि $100-200 के करेक्शन की बात करें तो 2 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। एक है कि जैसे मार्केट 100 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे आपने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट पहला आ चुका है, दूसरे 2 25-25 बेसिस पॉइंट आ सकते हैं या 50 बेसिस पॉइंट आके। बट अगर यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटिंग चीज होती है तो मार्केट में आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर अचानक से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर कोई ठहराव आ जाता है तो आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती है तो कोई भी बड़ा करेक्शन आना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे।
यानी बड़े करेक्शन की संभावना आपको भी कम लग रही है, और जो जितने भी अभी के फैक्टर्स हैं वो ज़्यादातर गोल्ड को सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट देखिए दुनिया भर में काफ़ी महंगे हो चुके हैं, रिकॉर्ड पे चल रहे हैं, तो एक रीबैलेंसिंग के तहत भी कुछ पैसा यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है। अब चांदी में बताइए, चांदी में किस तरह की तेजी की उम्मीद आप यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के भी फंडामेंटल्स, जिस तरह के डेफिसिट की बातचीत की जा रही है, इंडस्ट्रियल बाइंग बढ़ने की बातचीत हो रही है, भाव कहाँ तक जा सकते हैं चांदी के आने वाले दिनों में? देखिए, चांदी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हालांकि फंडामेंटल्स चांदी के गोल्ड से बहुत ही अच्छे हैं, और ये फंडामेंटल्स गोल्ड के कंपैरिजन में पहले से काफी अच्छे, यानी लास्ट 2-1 साल से चांदी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे, बट चांदी उतनी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई। अब ये हो रहा है कि चांदी अब प्रेशियस मेटल्स की तरह बिहेव कर रही है, तो हमारा मानना है कि अगर आप 1 साल का व्यू लेके चले तो 34 से $35 आपको चांदी दिखने को मिल सकती है। यहाँ से अराउंड आप समझ लीजिए 10 से 15% आपको अपसाइड मिल सकता है। बट अगर आप 3 या 4 साल के व्यू से अगर चांदी को देखें तो करीबन 40% की अपसाइड यहाँ से चांदी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के कंपैरिजन में जैसे आपने कहा चांदी की डिमांड स्ट्रांग है, स्पेशली फोटोवोल्टेक और ईवी से जो चांदी की डिमांड आई है उसकी वजह से मार्केट डेफिसिट में रहेगा अगले 2 या 3 साल तक। से 3 साल तक मार्केट डेफिसिट में रहेगा। माइनिंग को लेकर चैलेंज है ही, डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है, वो सारे फैक्टर चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग कह रहे हैं कि 1 साल में 15% की तेजी चांदी में आपको दिख सकती है, तो आप ये अब तय कर लें कि आपको डिप में कहां पर खरीदारी करना है, ये आप तय करें। सही लेवल पे खरीदेंगे तो रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा मिलेगा। शुक्रिया चिराग, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को समझाया कि मार्केट क्या रहने वाले हैं, क्या फैक्टर्स काम करेंगे यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के लिए। लेकिन एक बात साफ है कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ नहीं आने वाली है, ये चिराग ने साफ किया है। अगर कुछ चीज़ें जैसे बिल्कुल पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न खत्म हो जाए, फेड का रुख फिर से सख्त हो जाए, तो ये अलग चीज़ है। अदरवाइज यहाँ पर बड़ी गिरावट की संभावना कम दिख रही है। छोटे मोटे करेक्शन आपको मिलेंगे, वहाँ पर आप बाइंग के मौके देखें, आप अपने एडवाइजर्स की भी सलाह लें, खुद की भी रिसर्च करें और फिर खरीदारी करते रहें। चलिए, अब हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, अखिलेश जैन हैं और अनिंद बैनर्जी हैं, उनसे भी समझेंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड काफ़ी सवाल है, सवाल से ही शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल है लक्ष्मण का, लातूर महाराष्ट्र से, और रमेश चंद्र शर्मा का है। उन दोनों ने गोल्ड पर ही सवाल पूछा है कि गोल्ड में क्या लग रहा है और गोल्ड का भाव आगे किधर जाने वाला है। अनिंद बैनर्जी जी, आप बताइए, गोल्ड में क्या लग रहा है आपको और भाव आगे किधर जाने वाला है? इन दोनों के सवाल के जवाब आप दे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, गोल्ड में हम लोग का इनिशियल जो टारगेट था 74,000, उसको तो ओवरकम ये कर लिया है, तो 74,600 के आसपास है। तो इवेंचुअली ये लगता है थोड़ा सा भी ओवरबॉट है क्या, क्योंकि गोल्ड में ये जो ब्रेकआउट आया था वो 73,000 के आसपास आया था, तो वहां से तो काफी हद तक ये चल चुका है। तो हो सकता है नेक्स्ट 1-2 हफ्ता ये कंसोलिडेट करे, मगर अगर मैं 1 महीने का व्यू लूं तो 75,200 या इवन 75,500 भी ये ऊपर अपसाइड में जा सकता है गोल्ड। तो ये आपका व्यू है गोल्ड पर। दोनों हमारे जो दर्शक थे उनके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ नितिन है कानपुर से। उनका सवाल है कि 88,500 रुपए के भाव पर उन्होंने 100 किलो चांदी खरीद रखी है, क्या करना चाहिए? और सिल्वर मिनी फ्यूचर्स में क्या करें, मुनाफा वसूली करें और ऊपर का टारगेट क्या है? ये जवाब अखिलेश जी आप दीजिए। 88,500 रुपए की बाइंग है, अभी उनको फायदा हो रहा है, निकल जाएं। और साथ ही सिल्वर मिनी के नवंबर फ्यूचर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या टारगेट आप देख रहे हैं, क्या करने की सलाह उनको दे रहे हैं आप? देखिए, प्रीशियस मेटल दोनों ही कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लू वेट कर रहे हैं। चांदी स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर मोमेंटम ओवरऑल अपसाइड का है, बट यहाँ कहीं ना कहीं 91,300 एक क्रूशल रेजिस्टेंस चार्ट्स पे दिख रहा है, और बार बार चांदी उन लेवल से नीचे की तरफ एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई भी एक उछाला आता है 90,300 से 400 के आसपास, तो वहां पर एक बार पोजीशन को एग्जिट करें। मुझे लगता है कि नीचे मौके मिलेंगे 88,500 और इवन 87,000 तक के भी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उछाले पे एक बार आप मुनाफा वसूली कर लें, और फर्दर तेजी के लिए या फर्दर बाइंग के लिए आइदर वेट करें 91,300 के ऊपर भाव को रुकने का,
या फिर यहाँ पर एक बार 87,000 88,000 की रेंज में भाव मिलते हैं तो वहां पर वापस से अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करें। ये तो सलाह आपके लिए नितिन जी यही है कि आप इस लेवल पे आप थोड़ा मुनाफा घर लेके जाए, फिर नीचे का वेट करें, नीचे में वापस से एंट्री आप ले सकते हैं। अभी मुनाफा वसूलने की सलाह यहां पर आ रही है अखिलेश जी की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, चांदी पर ही इनका सवाल है। अमित है आगरा से, 89,245 रुपए पे चांदी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। इनको क्या करें, इनको क्या करना चाहिए? अनिंद बैनर्जी जी, क्या सलाह है इनके लिए? देखिए अभी फिलहाल 91,200 91,500 के आसपास जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है चांदी का, वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो लगभग 3150 स्पॉट अगर सिल्वर के हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग किया जा सकता है क्योंकि उनका लॉन्ग है तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बन जाएगा। तो 92,000 का स्ट्राइक का अगर कॉल वो सेल करते हैं तो 3,000 रुपए का प्रीमियम है उसमें। तो एक बार वो किया जा सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर लॉन्ग पे रखना होगा तो फिर 88,000 के आसपास रखना पड़ेगा क्योंकि आसपास कोई सपोर्ट तो है नहीं। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है, कवर्ड कॉल के जरिए काम करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं अनिंद बैनर्जी जी। और आज का जो टारगेट है 90,500 तक के टारगेट इनको दिख रहे हैं, लेकिन 87,000 का स्टॉप लॉस भी आपको कैरी करना है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जब्बार मंसूरी है भोपाल से, ये जानना चाह रहे हैं कि आज सोना कहाँ खरीदना है। आप बता दीजिए अखिलेश जी, गोल्ड आज कहाँ पे उनको खरीदना चाहिए और क्या टारगेट है, क्या एसएल है, ये भी बता दीजिएगा। देखिए काफी वाइडर रेंज में ट्रेड करते हुए लग रहा है और हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि इसने एक दायरा बना लिया है। कहीं ना कहीं 74,000 के आसपास गोल्ड सपोर्ट ले रहा है और वहीं ऊपर में 74,700 से लेकर 75,000 की रेंज में एक रेजिस्टेंस लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा वेट ही करना चाहिए और भाव आइदर ऑफ प्राइजेस के आसपास है वहां पे अपना ट्रेड ले। यहाँ पर आप 74,000 आइदर 100 के आसपास 50 के आसपास बाइंग बना सकते हैं 74,000 के नीचे के एसएल से। टारगेट अप टू 74,700 से लेकर 900 के रहेंगे। वहीं अगर पहले भाव 74,900 के आसपास आते हैं तो वहां पर एक शॉर्ट करें, 75,000 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव वापस से 74,000 के आसपास टेस्ट करेंगे। तो रेंज वाला दायरा है, दोनों ही इस तरह के आसपास बाइंग और सेलिंग करके काम किया जा सकता है। ओके, अगले दर्शक भी गोल्ड पर ही है, इनका सवाल है। सौरभ जिंदल हैं बरनाला से, कॉमेक्स गोल्ड क्या नीचे की तरफ $2,400 तक आ सकता है? क्या क्या लग रहा है आपको अनिंद बैनर्जी जी, $2,400 तक आएगा क्या कॉमेक्स गोल्ड? देखिए $2,400 आने के लिए कोई शॉक तो आना पड़ेगा सिस्टम में क्योंकि एक तरफ गोल्ड में अगर हम लोग सीएफटीसी का जो पोजीशनिंग डेटा रिलीज होता है एवरी फ्राइडे, उसके हिसाब से हेवी लॉन्ग पोजीशन है, लास्ट 18 इयर्स का सबसे एक्सट्रीम लॉन्ग पोजीशन है। तो एक तरफ से तो ये अच्छा है क्योंकि इट मींस एनी डिप इन द मार्केट विल बी बॉट। बट अगर कोई शॉक आता है ना, शॉक कैसा एक हो सकता है, कोई मेजर जैसे येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का एक शॉक था जो एवरी एसेट क्लास को नेगेटिवली इंपैक्ट किया था, या कोई ऐसा फाइनेंशियल शॉक जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में एक बड़ा रैली आ जाए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है तो ऑफ कोर्स गोल्ड में भी हेवी सेलिंग आ सकता है, बट उसके अलावा इट लुक्स अनलाइकली। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, क्रिश हैं कॉपर से। ये क्रिश है दिल्ली से, कॉपर पर ये सवाल जानना चाह रहे कि कॉपर में इनको क्या करना चाहिए। अनिंद बैनर्जी जी, कॉपर पर इनको क्या सलाह देंगे क्रिश जी को? देखिए आज तो सब कुछ चाइना की वजह से ऊपर में है, तो एट दिस लेवल्स तो खरीदना नहीं चाहिए। बट कॉपर में एक तरफ तो चाइना का एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है, दूसरे तरफ जो हाल ही में एलएमई में इन्वेंट्री का हल्का सा ड्रॉ डाउन हुआ है, एंड थर्ड जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कट्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, उसके कारण तो कॉपर में चार्ट वाइज भी एक अप ट्रेंड ही है। तो जनरली मैं ये सलाह दूंगा कि वेट करना चाहिए 820 के लिए, 820 या 815 के लिए। अगर वहां पे डिप करता है तो खरीदा जा सकता है। स्ट्रेटेजिकली अगर पोजिशनली 800 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो हो सकता है हम लोगों को 860 का भी लेवल दिख जाए इन द कमिंग मंथ्स। जी की राय यहाँ पर है 840 पहला टारगेट आप यहाँ पर दे रहे हैं। स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा, 810 का जरूर रखिएगा।
महावीर हैं बंगलुरु से। कॉमेक्स गोल्ड क्या गुरुवार तक $2700 तक जाएगा? काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अखिलेश जी, आप बताइए। एक दर्शक अभी पूछ रहे थे $2400 जाएगा क्या नीचे, अब ये पूछ रहे हैं कि $2700 तक जाएगा क्या इस हफ्ते? देखिए, इस तरह से प्रोबेट करना तो सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रेंज अभी लग रहा है, तो वेट करना चाहिए। डेटा ड्रिवन मार्केट रहेंगे, थोड़ा बहुत इसमें दोनों ही तरफ की गुंजाइश है। नीचे में 2550 और ऊपर में 2700, ये दोनों ही इसमें गुंजाइश है। अगर कॉमेक्स में भाव आपके $2643-44 के ऊपर मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर ये $2700 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। बट ये प्राइस लेवल आने पे ही मतलब ट्रेड करना चाहिए। पहले से इस तरह से फोकास्ट अभी गोल्ड के मार्केट को नहीं करना चाहिए इस तरह पर। टाइम करना, किसी टाइम में आपको ये भाव हो जाएगा, ये करना बहुत मुश्किल है किसी भी सिक्योरिटीज़ को लेके, और इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और कि हम इसी समय में चाहिए 2 दिनों में इतना हो जाएगा, ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं होगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अमित है नासिक से। क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों में क्या करें? अखिलेश जी आपके फॉलोअर है, जानना चाह रहे हैं आप ही से, बता दीजिए क्रूड और नेचुरल गैस क्या राय है? देखिए, जिस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है, स्पेशली चाइना का जो कुशनिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेटल्स और क्रूड दोनों को ही यहाँ पे हम बेनिफिट होता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर घटे में खरीदारी करना चाहिए। 5985 तक अगर प्राइस मिलते हैं क्रूड के, तो वहां पे डेफिनेटली बात है, आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 5915 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 6120 से लेकर 6160 की टेरिटरी में आना चाहिए। वहीं आप कॉल ऑप्शंस में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। 6000 की कॉल अराउंड 210 रुपए के आसपास चल रही है, तो 170 160 के रेंज में मिलता है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग करें। 110 का स्टॉप लॉस लगे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 275 तक इसमें भी आने चाहिए। नेचुरल गैस रिस्क रिवॉर्ड के रेफरेंस में आप सेल कर सकते हैं। राइट नाउ भाव 218 चल रहे हैं, तो 221-22 के रेंज में इसको सेल करें। 226 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 214 और इवन 200 भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी राइट नाउ सेल ऑन राइज का रणनीति सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। अगले दर्शक है हमारे साथ ठाकुर जी, डेवलपर, यानी कोई प्रोप्राइटर नेम से इन्होंने सवाल भेजे हैं। सिल्वर माइक्रो में 1 हफ्ते की रणनीति जानना चाह रहे हैं। अनिंद बैनर्जी जी, क्या सलाह देंगे इनको सिल्वर माइक्रो में? देखिए, यहाँ पे ओवरऑल सिल्वर में एक ओवरबॉट कंडीशन है, क्योंकि आज जो मैं बताया, चाइना के वजह से सब कमोडिटीज में आज स्टार्टिंग से ही गैप से चल रहा है मार्केट। तो एक बार अभी 89,000 प्राइस अभी सिल्वर मिनी का है, 89,500। तो जनरली 88,500 के आसपास, 400 के आसपास खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 87,900 के आसपास। तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। एट करंट लेवल्स तो एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जब भी एशियन मार्केट में एक बड़ा रैली होता है, तो कॉमेक्स में एक करेक्शन आता है, तो वो करेक्शन का यूटिलाइज करना चाहिए, तो एंटर करना लॉन्ग साइड में एंटर करने के लिए। DS रावत है दिल्ली से। गोल्ड सिल्वर ETF में पैसा लगाना है इनको, अब सलाह चाह रहे हैं कि किस फंड में लगाए। हालांकि पैसे फंड होता है तो और गोल्ड के प्राइस को ही ट्रैक करता है, तो बहुत ज़्यादा किसी भी फंड में फ़र्क नहीं होगा रिटर्न पे। और साथ ही कॉमेक्स गोल्ड में भी पोजीशन लेना चाहते हैं, कैसे करें? अखिलेश जी, आपके पास गोल्ड सिल्वर ETF के कोई फंड, इनको सलाह दे दीजिए। हालांकि अब ज़्यादातर फंड हाउसेस के पास गोल्ड सिल्वर ETF हैं, तभी भी आप बता दीजिए एक्सपर्ट के तौर पे, और कॉमेक्स गोल्ड में कैसे पोजीशन बनाएं? देखिए, कॉमेक्स गोल्ड में डेफिनेटली बात है, अभी वेट ही करना चाहिए। इसका जो क्रूशियल रेफरेंस लेवल लग रहा है वो 2545 के आसपास लग रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी गुंजाइश है। इफ एनी केस कोई भी यहाँ पे डिप मिलता है, तो 70 से $75 का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है इजीली। तो वेट एंड वॉच करें, इन लेवल्स का वेट करें। हालांकि अपसाइड भी कैप लगती है, अगर इन लेवल्स के आसपास आता है, तो वहां से 4 से 5% का अपसाइड गोल्ड में फर्दर देखने को मिल सकता है। गोल्ड ETF को लेकर स्पेसिफिकली मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक्चुअली मैं इस तरह का कोई भी फंड ट्रैक नहीं कर रहा हूँ राइट नाउ। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि ये सारे फंड पैसिव फंड है। आपके लिए सलाह ये भी है कि जितने भी बड़े MCs हैं, सबके पास गोल्ड और सिल्वर ETF है। रिटर्न में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, तो इसलिए आप कहीं भी ले और लंबी अवधि का निवेश करें,
SIP के जरिए निवेश करें। ETF के लिए यही सलाह आपके लिए है। चलिए, अर्पण दास है अगले कॉलर हमारे साथ। सिल्वर मिनी का दायरा क्या होगा? क्या दायरा होगा अखिलेश जी सिल्वर मिनी का? अगले एक हफ्ते का दायरा पूछ रहे हैं। अभी रेंज लग रहा है 88,000 से लेकर 91,000 की रेंज में लग रहा है सिल्वर। तो जब तक कोई बड़ा क्लू नहीं मिलेगा तब तक मुझे लगता है कि 88,000 से लेकर 91,000 एक क्रूशल रेंज बना हुआ रहना चाहिए और इसी रेफरेंस के बीच में ट्रेड देखने को मिलना चाहिए। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ यश अग्रवाल हैं। इन्होंने भी गोल्ड सिल्वर पर ही पूछा कि सोने चांदी में आगे तेजी या मंदी। अनिंद जी एक बार फिर से बता दीजिए, हालांकि बहुत सवाल हो गए गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड, एक बार और बता दीजिए उनको कि इनको क्या करना चाहिए, गोल्ड सिल्वर में आगे तेजी या मंदी करनी चाहिए? देखिए, व्यू तो बुलिश है, बस यही है क्योंकि काफी हद तक एक रैली हो चुका है जो फेड के पहले से ही चल रहा था, अभी हो चुका है। तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अभी उतना अच्छा नहीं है जो 2-3 हफ्ते पहले था। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले। तो स्ट्रैटेजी में 2 तरीके का अप्रोच किया जा सकता है। एक है बाय ऑन डिप्स और दूसरा है आपको अगर ऑप्शंस में पोजीशन लेना है तो फिर कवर्ड कॉल अच्छा रहेगा। जैसे चांदी में 91,000 91,500 एक अच्छा खासा अभी रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर का OTM कॉल सेल किया जा सकता है फ्यूचर इज लॉन्ग करके। गोल्ड में भी आप सेम चीज कर सकते हो कि फ्यूचर्स खरीद के आउट ऑफ मनी कॉल आप सेल कर सकते हो। तो अभी स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, सिर्फ व्यू पे नहीं। स्ट्रैटेजी पे आपको फोकस करें और व्यू पे ज़्यादा फोकस ना करें, ये सलाह आ रही है। मॉनसून की खबर अब ले लेते हैं। मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत हैं स्काईमेट से। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ET Now स्वदेश को। सर बताइए, ये वापसी किन इलाकों से, क्या पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू हो गई है और आगे की स्थिति क्या है? कब तक पूरी तरह से मॉनसून वापस होगा, रिट्रीट कब तक हो जाएगा पूरे देश में? देखिए मिश्रा जी, अभी जो थोड़ा सा डिले हुआ है, 23 तारीख से वापसी शुरू हुई थी जो पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ इलाकों से हुआ था, और आज भी कुछ इलाकों यानी कि पंजाब के कुछ इलाके और सिरसा वगैरह तक जो हरियाणा है यहाँ, और राजस्थान में भी कुछ और इलाकों को कवर किया है और गुजरात को। तो ये 24 तारीख तक काफी ज्यादा विड्रॉल तो हुआ है, लेकिन 17 तारीख नॉर्मल डेट होती है। और अब आगे जो विड्रॉल है वो थोड़ा सा रुक सकता है क्योंकि एक नया वेदर सिस्टम आ रहा है। जो लो प्रेशर एरिया है वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश पर एज ए डिप्रेशन आएगा, जो 5वां लगातार आने वाला डिप्रेशन होगा इस सीजन में। और जो क्योंकि पूर्वी हवाएं चलेंगी तो पश्चिमी हवाएं जो मानसून को विड्रॉ करती है वो रुकी रहेंगी, तो इसके आगे विड्रॉल थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन यह है कि जो 15 अक्टूबर की डेट होती है, 15 अक्टूबर को जो पूरे भारत से मानसून विड्रॉ हो जाता है और वो उसी के आसपास हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होगा तो बहुत तेजी से विड्रॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है बारिश वो बढ़ सकती है। गुजरात में, पूर्वी राजस्थान में हल्की होगी, लेकिन गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश होगी और आधे से ज्यादा भारत में अच्छी बारिश हो सकती है। जी सर, ये जो बारिश होगी क्या ये अक्टूबर तक इस बार चलने वाली है क्या? अक्टूबर के पहले सप्ताह तक दिखाई दे रही है कि बारिश रहेगी, जो यूजुअली पूर्वी भारत में तो रहती है, मध्य भारत में रहती है। लेकिन क्या होता है कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ से मानसून हट जाता है। लेकिन अब क्योंकि मानसून थोड़ा सा डिले हो रहा है तो 25 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होगी, और 27-28 तक यहाँ पर जारी रहेगी इस इलाके में। और 27-28 को बारिश जो है वो पूर्वी राजस्थान में भी हो जाएगी और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश है। मुंबई में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना है। उसके बाद यहाँ पर बारिश कब हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। ओके, शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला और मानसून पर जानकारी दी कि क्या कुछ होने वाला है, कहाँ कहाँ बारिश, जब ये मानसून वापसी शुरू हो चुकी है, ऐसे में कहाँ कहाँ जाते जाते मानसून की बारिश होने वाली है, पूरी डिटेल्स आपने बता दी है। शुक्रिया अनिंद बैनर्जी जी आपका, अखिलेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए हैं हम कल लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।